बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, परसों रात से लेके कल रात तक और आज भी सारा दिन एक बात पे बहस होती रही है कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं ये किसने रिकॉर्ड की हैं और इसका जो मतन है ये कैसा मतन है, इसकी वजाहत किस तरीके से करेंगे और आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी कितनी ऑडियोज़ लीक होंगी। और फिर बात इस सवाल पे आके रुकी कि ये ऑडियोज़ जिसकी जानिब से रिकॉर्ड की गई और जिसकी जानिब से लीक की गई हैं उसकी डिमांड क्या है। क्या वो उसी टीम में मौजूद शख्स था या किसी का ताल्लुक किसी हसास इदारे से है, उसने रिकॉर्ड की। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इस वक्त लग चुका है। मैं माजी के कुछ हवाले देता हूं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस तरह के वाक़यात का तज़किरा करूंगा जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने में आसानी आएगी कि ये ऑडियोज़ कौन रिकॉर्ड करता है। इसके पीछे कोई शख्सियात होती हैं, पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, हसास इदारों के लोग होते हैं, या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर बैठा वो माफिया होता है जो इस तरह की ऑडियो से पैसा बनाता है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में कहां पर बड़े बड़े हैकर्स मौजूद हैं, बड़े बड़े साइबर अटैक कहां पर हुए हैं। कल से लेके अब तक बहुत से लोगों ने कहा कि ये साइबर अटैक हो सकता है, फिर बहुत से लोगों की राय ये थी कि ये बग हुआ है और बग जो है वो एक डिवाइस के जरिए हुआ है, जो डिवाइस रिकॉर्डिंग के जरिए वहां पे रिकॉर्ड हुआ और फिर उसको मुंतकिल किया गया किसी और डिवाइस में, तो ये अंदर का कोई शख्स था। लेकिन अगर अंदर का कोई भी शख्स ना हो, मिसाल ले लेते हैं, अगर वज़ीर आज़म हाउस के अमले में मौजूद कोई एक शख्स भी इसमें मुलव्वस ना हो, वफाकी कैबिनेट का कोई भी बंदा किसी और के लिए काम ना कर रहा हो, तो क्या फिर ये ऑडियो जो है ये लीक हो सकती है या नहीं? इसका जवाब है हां, हो सकती है। वो किस तरीके से हो सकती है वो आपके सामने रखूंगा। शिमाली कोरिया, रशिया, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर साइबर अटैक्स होते रहे, बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते रहे, जिस तरह विकी लीक सामने आया, वाटरगेट स्कैंडल सामने आया। दुनिया भर में और भी बहुत से स्कैंडल्स हैं जो इसी तनाजुर में सामने आए। वाटरगेट स्कैंडल असल में था क्या कि CIA जो है वो अफराद पे तशद्दुद करती है और तशद्दुद की वीडियोस और ऑडियोस मौजूद थी और वो किसी और तरीके से रिकॉर्ड नहीं की गई थी, किसी शख्स ने रिकॉर्ड नहीं की गई थी, बल्कि डिवाइसेस के जरिए वो रिकॉर्डिंग निकलवाई गई थी। उसके अलावा अगर एजेंसियों पे अगर आप बात करें, सवाल कर लेते हैं, सवाल यह है कि एजेंसीज ने यह काम करवाया, पाकिस्तान के अंदर यह बात चलती है, लेकिन एजेंसीज काम किस तरीके से करती हैं? वो रिकॉर्डिंग के जरिए करती हैं। कहीं पे कोई डिवाइस लगा दी, कहीं पे किसी शख्स को सहूलतकार के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान में इसकी तहकीकात होंगी तो बातें सामने आएंगी, लेकिन एजेंसीज के अलावा अब यह काम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है। एजेंसीज ने अगर काम करवाया हो तो डार्क वेब पे इसकी फरोख्त ना हो। डार्क वेब के ऊपर अगर $3.5 लाख इसकी डिमांड की जा रही थी, तो ये डार्क वेब क्या है? बेसिकली हमारा इंटरनेट जो है ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, डार्क वेब इससे अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि जाहिरी दुनिया के अंदर जो शरीफ लोग होते हैं उनकी दुनिया और तरह की होती है, और जो माफिया, जो गैंग होता है, जो अंडरवर्ल्ड होता है, उनकी दुनिया और होती है। उनकी दुनिया में लेन देन, कारोबार, अल्फाज का चुनाव, दूसरों को धमकी और तरीके से है। अगर किसी शरीफ ने किसी दूसरे को डराना है तो उसके अल्फाज का चुनाव और तरीके से है। इसी तरह डार्क वेब के ऊपर जो खरीदो फरोख्त होती है यह दुनिया भर की अशिया की होती है जिसे आम मार्केट में आप नहीं खरीद सकते। डार्क वेब के ऊपर इंसानी स्मगलिंग भी होती है, डार्क वेब के ऊपर पोर्नोग्राफी भी होती है, डार्क वेब के ही ऊपर आप इंसानी आज़ा को फरोख्त कर सकते हैं, डार्क वेब के ही ऊपर आप एटमी हथियारों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। यानी आम दुनिया के अंदर जिसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, खिलाफे कानून जिसे करार दिया गया है, वो डार्क वेब के ऊपर आपको किसी ना किसी मालियत के एवज चीज दस्तयाब होगी, वो चाहे जितने भी ममालिक के अंदर खिलाफे कानून ही क्यों ना हो। क्योंकि डार्क वेब के ऊपर एक आम शख्स की रसाई नहीं होती, वहां पे खरीदार भी वैसा ही होता है जिस तरह का बेचने वाला है। जिसने बोली लगानी है उसका ताल्लुक भी उसी दुनिया से है, और जो बोली लगवा रहा है उसका ताल्लुक भी उसी दुनिया से है। डार्क वेब के जो इस वक्त कारनामे हैं ये किस तरीके से चीजों को हैक करते हैं और हैक करने के बाद उसे फिर डार्क वेब के ऊपर लेकर जाते हैं। मिसाल देता हूं, आपका मोबाइल फोन है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका आईपैड है, आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज की जो डिवाइस है आप उसे बंद भी कर दें, वो आपके लिए जाहिरी तौर पे बंद है। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फोन है, आपने उसे ऑफ कर दिया, वो आपके लिए बंद होगा जब तक उसके अंदर बैटरी मौजूद है। अगर किसी हैकर तक आपके आईपी एड्रेस की रसाई मौजूद है तो वो आपकी हर चीज को एक्सेस कर लेगा, बेशक आपका मोबाइल फोन बंद ही क्यों ना हो। आपने अपने मोबाइल फोन से तमाम तस्वीर और वीडियोस को डिलीट कर दिया हो, लेकिन
कोई भी हैकर आपके मोबाइल फोन से वो सारे का सारा डेटा निकाल सकता है। माजी करीब के अंदर पाकिस्तान की कुछ शख्सियात थीं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से था, टेलीविजन इंडस्ट्री से, उनकी कुछ वीडियोस लीक हुई थी। बाद में ये बात मंजर आम पे आई कि मोबाइल तो पूरे का पूरा इरेज कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियोस कैसे बाहर चली गई उसे मालूम नहीं था। यही तरीकाकार है कि हैकर वो चीज को हैक कर सकता है और वो सारी की सारी चीजें आपकी डिवाइस से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकती हैं। अगर एक जगह पे कंप्यूटर पड़ा है और कंप्यूटर में कैमरे की एक्सेस भी है और वहां पर माइक की एक्सेस भी है, वो बंद भी पड़ा हो या चल रहा हो, आपकी रिकॉर्डिंग अगर हैकर उधर से निकालना चाहे, उसके पास आईपी एड्रेस मौजूद हो या करीब पड़ी किसी और डिवाइस का आईपी एड्रेस मौजूद हो जो उससे लिंक हो, तो वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग वहां से निकाल सकता है। ये जो घंटों पे मोहित 100 घंटे से जायद की रिकॉर्डिंग की बातचीत हो रही है, ये इसी तरह तो नहीं हो सकती। ये जाहिरी बात है, अगर वो छोटी डिवाइस भी लगा दी जाए तो उस डिवाइस के अंदर कितनी देर की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हो सकती है, एक बुनियादी सवाल है। 2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, ये 8 जीबी का डाटा है। 8 जीबी का डाटा अगर 100 घंटों से जायद की रिकॉर्डिंग मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि ये किसी एक डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि ये किसी बड़ी डिवाइस के जरिए किसी दूसरी डिवाइस में इंटरनेट के जरिए मुंतकिल हुई है। और ये रसाई अगर वजीर आजम हाउस तक हो चुकी है तो फिर आम अशखास तक रसाई इसकी क्यों ना हो, ये इस पे कौन जवाब दे सकता है। आपको जुलियन असांज का पता होगा। जुलियन असांज और उसके अलावा एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी अमेरिका की, उन्होंने एक बात को लीक किया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है या जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटा प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप फेसबुक का नाम दे दें, ट्विटर का नाम दे दें, जो लिंक होते हैं आपके जीमेल अकाउंट के जरिए, जिससे आपको एक्सेस मिलती है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, वो आपके तमाम का तमाम डेटा स्टोर करता है। फेसबुक के ऊपर एक केस बहुत बड़ा हुआ था कि फेसबुक ने अवामी जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी की थी कि किसी का डेटा जो है वो आम पब्लिक के पास मौजूद था, तो फेसबुक ने अपनी जो उसकी सिक्योरिटी निजाम था उसको मौसर और मजबूत बनाने की कोशिश की थी। तो इसी तरह आपको याद होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उस हमले से पहले एक साइबर हमला भी हुआ था जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया। दुनिया भर के अंदर बड़े हैकर्स में जिनका शुमार होता है वो शिमाली कोरिया के हैकर्स हैं। उनसे बड़ा हैकर दुनिया में मौजूद नहीं है। वो कोई भी डिवाइस हैक कर सकते हैं, लेकिन उसके इवज वो बोली बहुत बड़ी मांगते हैं। दुनिया के अंदर किसी की भी कोई चीज महफूज नहीं है। आपने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, लोगों की डिवाइसेस हैक कर ली जाती हैं। कमरा अगर इलेक्ट्रॉनिक उसका लॉक लगा हुआ है तो उसको भी हैक कर लिया जाता है। इशारे भी हैक किए जा सकते हैं, उसे 24 घंटे सुर्ख इशारे के ऊपर भी रखा जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजों को आप हैक कर सकते हैं। सोचिए कि अगर वजीर आजम हाउस के सिस्टम्स को हैक किया गया है तो पाकिस्तान के अंदर हसास मामलात के ऊपर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको अगर हैक करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान पे कितना बड़ा साइबर अटैक है। इसके लिए हमें अपना सिक्योरिटी निजाम किस हद तक मौसर करने की जरूरत है। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर यही हैकर एयरपोर्ट सिस्टम को हैक करना चाहे, परवाजों की शेड्यूल को तब्दील कर दे और सारी परवाजों को एक ही वक्त में उतरने का इशारा दे दे, पायलट जो है वो अपने सामने जो उसका नस्ब निजाम है उसके तहत उसे रुकने का इशारा है या नीचे उतरने का इशारा है, यही इशारा किसी और पायलट के पास भी हो तो कितना बड़ा आप फजाई सिस्टम भी मुअत्तल कर सकते हैं या उसको तबाह कर सकते हैं। यह जंग हथियारों के बगैर सिर्फ सिस्टम के जरिए लड़ी जा सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी निजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। दुनिया के अंदर इसकी बहुत सी मिसालें पहले भी राइज हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में फिर भी होंगी। हम ये बात करते हैं कि हमें 5th वॉर जनरेशन का सामना है, ये उससे बड़ी वॉर है जो डार्क वेब के ऊपर हम हैकर्स जो हैं वो हमारे मद्दे मुकाबिल होते हैं, वो हमारा दुश्मन होता है। उस दुश्मन की शनाख्त करना और उस तक पहुंचना ये बहुत बड़े दिमाग का काम होता है। टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में सहूलत के तौर पे माना जाता है कि टेक्नोलॉजी है तो दुनिया सहूलत से जिंदगी गुजार रही है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम पत्थरों के दौर में बसेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी जहां पर सहूलत मुयस्सर करती है वहां पर बहुत से लोगों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी पैदा करती है। अगर टेक्नोलॉजी को सही समत में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी सहूलियात आप इजाद कर सकते हैं, जिंदगी को सहल बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी की जिंदगी के गिर्द दायरा लगाना है, उसे महदूद करना है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो इसी टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। भारत इस वक्त टेक्नोलॉजी में बेहद आगे जा रहा है। दुनिया भर में भारत की टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। बात यह
की जाती है कि भारत की एक्सपोर्ट 40% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अब तक टेक्नोलॉजी में किस हद तक जिद्दत इख्तियार की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत ने टेक्नोलॉजी की चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ इकदाम किए थे, लेकिन वो भी फिर ठप हो गए। रफ्ता रफ्ता हम टेक्नोलॉजी के दौर में दूसरों के मरहूने मिन्नत होते जा रहे हैं कि वहां से टेक्नोलॉजी आएगी तो हम अपनी कुछ बेहतरी का सामान कर सकेंगे। भारत से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की बातें करते हैं। उस वक्त हम इस सिक्योरिटी थ्रेट से बच सकते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए इकदाम किए जाएं और उन्हीं इकदाम के तहत हम टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी का जो हिसार है, जो अपने गिर्द कायम है, उसे महफूज बना सकते हैं। बसूरत दीगर ये एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर फिल्म चली तो बहुत से लोग बेनकाब होंगे और बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।